हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7.4 में अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 हल करने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और देखने के बाद आप इसे रफ में ज़रूर करिए ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आप सभी प्रश्नों को देखते ही हल कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है आकृति 7.51। तो ये जो आपके सामने आकृति बनी है ना, यही है आकृति 7.51। अब इस आकृति में यदि आप ध्यान से देखें तो आपको एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है और बीच में एक इस तरीके से लाइन है जिसे हम पी एस लाइन बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे एस बना देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ ये काट रहा है क्यू आर भुजा को, यहाँ पे हम एस नाम दे देते हैं। तो अब जैसे कि इसमें हमें दिया गया है कि पी आर जो है वो बड़ी भुजा है पी क्यू से। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये पी आर भुजा है त्रिभुज पी क्यू आर की। त्रिभुज पी क्यू आर की ये कौन सी भुजा है बताइए? पी आर भुजा है। और ये कौन सी भुजा है? पी क्यू। तो इसमें पहले से दिया गया है कि जो पी आर भुजा है वो बड़ी है, यानी कि ये वाली भुजा जो है बड़ी है किससे? पी क्यू की तुलना में। तो पी क्यू छोटी है और पी आर बड़ी है। तो ये हमें सबसे पहले दिया गया है, तो हम इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे हल दिया है, और ये वाला टर्म जो हमें दिया गया है सबसे पहले ये हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? पी आर बड़ी भुजा है किससे? पी क्यू से। ये हमने सबसे पहले लिख लिया। और इसमें दिया गया है कि जो पी एस है कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। तो ये भी हम पूरा देख के लिख लेते हैं। पी एस यहाँ तक करता है तक, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पी एस कोण, क्या लिखा है? क्यू पी आर, क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। तो ये भी हमने बिल्कुल देख के लिखा, तो यहाँ तक तो आप पे बन जाएगा। अब इसको यदि ध्यान से देखें तो कोण क्यू पी आर कहाँ पे है? ये देखिए, क्यू पी आर ये कोण है पूरा। तो इसको हम पूरा कोण इस तरीके से बना सकते हैं। ये है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये है क्यू पी आर। लेकिन इसके बीच से ये लाइन निकली है, ये लाइन कौन सी? पी एस। तो पी एस लाइन इस बड़े कोण को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो और भाजित मतलब बांटना। तो समान दो भागों में बांटती है कौन सी लाइन? पी एस लाइन। अगर ये पूरा का पूरा कोण, अगर ये पूरा 50 अंश होता तो यहाँ 25-25 में दो कोण बट गए होंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि पहले ये पूरा कोण था, लेकिन जैसे ही पी एस एक लाइन निकली तो इस पूरे कोण के दो बराबर टुकड़े हुए हैं। दो टुकड़े हुए हैं लेकिन वो बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि ये और ये बिल्कुल बराबर हैं। तो इस जो हिंदी में ये लाइन लिखी है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्यू पी एस जो कोण बना है, ये छोटा कोण, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं रेड पेन से आपको बताता हूँ। ये दो टुकड़े हुए हैं, एक पहला टुकड़ा ये वाला। तो इसको कैसे बोलोगे? इसको आप बोलोगे क्यू पी और ये यहाँ तक है तो एस। देखिए आप, तो आप यहाँ पे लिखोगे कोण क्यू पी एस, ये किसके बराबर होगा? ये वाला कोण जो बचा हुआ है शेष, ये वाला, इसको कैसे पढ़ोगे? एस पी आर। तो कोण एस पी आर, ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। अब क्यों बराबर होंगे, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया। क्योंकि ये जो पी एस लाइन है ये बिल्कुल बीच से निकली है, ये पूरे कोण को बराबर बराबर दो हिस्सों में, तो हमने ये बराबर ये लिखा है, आप देख सकते हैं, बस इतना ही। और इसको यदि हम बार बार ये इतना लंबा ना लिखना चाहें तो हम इनको थीटा मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा और ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये हमने माना है। तो ये हमने थीटा और यहाँ पे लिख दिया माना। तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये इस तरीके से आपको दिया है, इसे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसको अलग से कैटेगरी में हम हेडिंग लगाएंगे, सिद्ध करना है। तो हमने हेडिंग लगा ली सिद्ध करना है। अब ये पूरा का पूरा हम लिख देते हैं। क्या लिखा है बताइए? कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से। तो ये यहाँ पे देखिए पी एस आर कहाँ बना है? पी एस आर, तो एस आया ना बीच में, पी एस एस है ना बीच में, तो यहाँ पे ये वाला कोण हमें बताया गया है। ये कोण बड़ा है किसकी तुलना में? पी एस क्यू की तुलना में। तो पी एस क्यू बताइए कहाँ है? पी एस क्यू, तो बीच में क्या आया? एस, और पी और क्यू के बीच में यहाँ पे बनेगा, तो इसकी तुलना में। तो ये वाला बड़ा कोण है और ये वाला छोटा है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो अब यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है कि ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा हमें सिद्ध करके बताना है। तो अब हम इनको उपपत्ति के माध्यम से हल करेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेंगे उपपत्ति। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा
कि ये जो बार बार हम लिखते हैं, जैसे हमें ये कोण बताना है तो हम बार बार क्या लिखेंगे, PQS। इससे अच्छा हम इसको कोई नाम दे दें। तो इसको हम कोई नाम दे सकते हैं, जैसे हम अल्फ़ा नाम दे दें। यहाँ पे हमने इसे अल्फ़ा नाम दे दिया। ये जो कोण है, अब हम PQS नहीं लिखेंगे, अब हम सीधा अल्फ़ा लिख देंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम नाम दे देते हैं तो हमारा ध्यान फिर केवल सॉल्यूशन पे होता है, नाम पे नहीं होता। तो PQS हमने इसको अल्फ़ा नाम दे दिया। इसी तरीके से ये वाला जो कोण है इसको हमने बीटा नाम दे दिया। इसी तरीके से ये जो है इसको हमने गामा नाम दे दिया। तो मतलब नाम देने का केवल यही मतलब होता है। तो यहाँ पे हमने इसे गामा नाम दे दिया, ये यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसे हमने डेल्टा नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो है नाम देने की प्रक्रिया में बार बार हम PSQ ये नहीं लिखते हैं, उसमें सॉल्यूशन हमारा पूरा ध्यान सॉल्यूशन पे ही रहता है। तो अभी हमने ये नाम दिए हैं तो इनको हम स्पष्ट कर देते हैं कि हमने किसको क्या नाम दिया है। जैसे अल्फ़ा किसे दिया है, तो हम लिखेंगे PQS, यही है ना, PQS। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण PQS को हमने क्या माना है, अल्फ़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे माना, ठीक। तो ये हो गया अल्फ़ा। अब बीटा किसे माना है बताइए, तो बीटा हमने माना है PRS। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण PRS को हमने माना बीटा, ठीक है। अब गामा किसे माना है, क्या आप बता सकते हैं, तो गामा की लाइन यहाँ टच है तो इसके किससे स्टार्ट होता है, P से, तो PSR गामा हो जाएगा। तो कोण PSR इसे हमने माना है गामा, ये देखिए। इसके बाद हमने डेल्टा किसे माना है, PSQ, ये हो जाएगा डेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण PSQ। तो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझते चलना है, कोई भी कठिनाई नहीं है। अगर आप पूरे ध्यान से देखते हैं तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ये तो हमने अल्फ़ा बीटा गामा डेल के लिए बस लिखा बस है और कुछ नहीं किया है, और इतना जो है हमने क्वेश्चन से देख के लिखा है। तो अभी तक तो आप पे बन जाएगा। इसके बाद बस ये क्वेश्चन सॉल्व होता है बहिष्कोण प्रमेय से, तो आपको बस थोड़ा सा धीरज और रखना है और ये पूरा आप अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है हम उसकी हेल्प लेंगे। हमें दिया गया है PR बड़ा है PQ से, तो हम यही उठा के लिखेंगे, PR बड़ा PQ। तो हम लिखेंगे चूँकि दिया गया है, चूँकि दिया है, क्या दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, PR बड़ा है PQ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो PR है वो बड़ा है किससे, PQ से। तो अब चित्र में देखिए, ये चित्र है, PR कहाँ पे है, ये है ना, PR बड़ा है किससे, PQ से। तो PR, अगर हम त्रिभुज PQR की बस बात करें तो PR भुजा के सामने कौन सा कोण है, अल्फ़ा, और PQ भुजा के सामने कौन सा है, बीटा, है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे कि PR जो है, PR इसके सामने कौन सा कोण बना है, अल्फ़ा। ये दोनों नहीं लेना है, ध्यान रखना है, त्रिभुज PQR की बात हो रही है। तो PR के सामने कौन सा है, अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बड़ा का चिन्ह, और PQ भुजा के सामने कौन सा होगा बताइए, बीटा। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो भुजा, बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होगा, तो अल्फ़ा हो जाएगा बड़ा किससे, बीटा से। यहाँ पे हम लिख देंगे कि बड़े कोण के सामने की भुजा या बड़ी भुजा के सामने, क्योंकि भुजा से हमने क्या बनाया है, कोण बनाया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इससे हमें पता चलता है कि अल्फ़ा तो बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए हैं। पहला त्रिभुज है PQS इस तरफ वाला, ये वाला पूरा, और दूसरा त्रिभुज है PSR यानी कि इस तरफ वाला। तो दो त्रिभुज हैं, ये वाली जो PS भुजा है ये बड़े त्रिभुज PQR को जब काट रही है तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक छोटा त्रिभुज PQS और दूसरा त्रिभुज PSR। तो हम इनमें बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे और हल हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इस तरफ वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज PQS। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे त्रिभुज PQS में बहिष्कोण प्रमेय से। तो इसमें हम बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। तो बहिष्कोण प्रमेय तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से मान लो यहाँ पे SR की तरह आगे बढ़ाया गया है, तो बनने वाला कोण
अंदर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि गामा का मान अल्फ़ा प्लस थीटा के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो गामा है इसका मान किसके बराबर होगा? अल्फ़ा प्लस थीटा। ये देखिए आया कि नहीं? तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेंगे। तो गामा माइनस अल्फ़ा बराबर क्या होगा? ये थीटा। दोनों जगह से याद रखना है आपको, थीटा का मान निकालना है, यहाँ से भी और इस त्रिभुज में भी। तो जैसे ही थीटा का मान आ जाता है तो आप इसे समीकरण 1 बना दीजिए। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज बताइए कौन सा है? PSR। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PSR में बहिष्कोण प्रमेय से। तो ठीक है, अब बहिष्कोण प्रमेय लगा देते हैं। तो इस तरफ में अगर हम PSR की बात करें, PSR ये जो त्रिभुज है इसमें ये भुजा बाहर की ओर है ना, तो इस तरफ बाहर कौन सा कोण बनेगा? ये डेल बनेगा। तो डेल का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? बीटा और थीटा के बराबर। ये जो डेल है अंदर के दो अंतः कोणों के योग के बराबर। जैसे ये लैम्डा था ना, ये गामा, सॉरी, ये जो गामा है किसके बराबर होगा? ये इन दोनों के बराबर। तो इसको यदि हम कुछ भी बोलें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको साइन बनाना है। तो ये हमेशा सॉल्यूशन में रहता है, तो सवाल तो गलत नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा। यहाँ से हर हाल में आपको थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे डेल माइनस बीटा बराबर आएगा थीटा। इसको बना देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ भी थीटा है, ये भी थीटा है, लेकिन हमें मालूम है कि दोनों थीटा आपस में बराबर हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर ये बराबर दिए गए हैं हमें, और इसको हमने थीटा माना था। ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि समद्विभाजित करता है ना ये। तो हम इस तरीके से समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, चूँकि थीटा बराबर थीटा है इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे ये वाला पूरा बराबर लगा के लिख देंगे ये वाला। अब यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की जोड़ी बना देंगे और डेल्टा और गामा की बना देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा की जोड़ी बनाएंगे, यानी कि अल्फ़ा बीटा को एक तरफ करेंगे। तो ये गामा, ये माइनस प्लस का जो डेल्टा है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये देखिए बराबर, माइनस बीटा पहले से था और ये माइनस का अल्फ़ा उस तरफ आएगा तो प्लस का अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं कि ये देखिए ये ज्यों का त्यों बराबर, ये अल्फ़ा जो है प्लस का है तो इसे आगे लिख देते हैं और बीटा माइनस का है तो इसे पीछे लिख देते हैं। अब चूँकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा जो है वो बड़ा है और बीटा छोटा है, तभी तो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अल्फ़ा बड़ा है तो बड़े में से छोटी राशि घट रही है। तो ये प्रूफ भी हो गया। तो अगर ये ऐसा है, चूँकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, तो अल्फ़ा माइनस बीटा धनात्मक राशि बनाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटे घटेंगे तो धन की, या जैसे धन के 5 हो जाएंगे, ये मान लो 3 है तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएंगे, वो भी धन के, तो ये धनात्मक राशि बनाएगा, धनात्मक राशि। इसी तरीके से जब इस कंडीशन में अल्फ़ा बड़ा हो जाता है तो ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे गामा भी बड़ा होना चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः गामा भी क्या होगा? बड़ा होगा किससे? डेल्टा से। तो गामा माइनस डेल्टा भी क्या बनाएगा? धनात्मक राशि, धनात्मक राशि। तो ये सिद्ध हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये बड़ा है इससे, ये तो बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे कोण वाले कन्वर्जन में लेके आएंगे। जब गामा बड़ा हो गया तो गामा कोण को कैसे पढ़ोगे? PSR। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसलिए कोण PSR बड़ा हो गया किससे? ये डेल्टा को कैसे पढ़ोगे? PSQ से। तो कोण PSQ से, यही हमें सिद्ध करना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे और लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कुछ भी नहीं है, पहले देख के लिखना है, फिर बहिष्कोण प्रमेय बस लगा के थीटा थीटा बराबर कर देना है, अल्फा बीटा को एक तरफ करना है बस। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 हल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक रेखा पर, तो हम एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और इसे हम दोनों तरफ ये तीर के चिन्ह बना देते हैं, क्योंकि रेखा इसी तरीके से बनाई जाती है। दोनों तरफ तीर का मतलब होता है, हमने इसे अध्याय 6 में पढ़ा था कि दोनों तरफ तीर बनाने का मतलब होता है इस रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कितना भी इसे बड़ा कर दें, इस तरफ भी कितना भी। तो दर्शाइए कि एक रेखा पर, ये रेखा हो गई, एक दिए हुए बिंदु से, तो इसी रेखा पर यदि हम कोई बिंदु यहाँ पे ले लें
तो अब आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ बात समझ में आती है जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, इसी रेखा पर बिंदु ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, तो हमें इस रेखा पर कहीं पर भी बिंदु नहीं लेना है। हम यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी नीचे ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी, लेकिन हमें उस रेखा पर नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा के यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, ये देखिए इस तरीके से आपको भी एग्ज़ाम में एक बिंदु ले लेना है। अब आगे लिखा है कि एक बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। अब इस बिंदु से इस रेखा पर कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, तो अगर हम बात करें रेखाखंड खींचने की, तो हम यहाँ से ये खींच सकते हैं, फिर एक इस तरीके से खींच सकते हैं, फिर एक इस तरीके से खींच सकते हैं, फिर एक इस तरीके से। अगर हम इसे रफ़ में देखें तो जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है और एक बिंदु लेते हैं जो रेखा पर स्थित नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जो रेखा पर बिल्कुल भी स्थित नहीं है। तो इस बिंदु से इस रेखा पर कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक हम ये रेखाखंड खींच सकते हैं, ये लंब रेखाखंड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक रेखाखंड ये खींच सकते हैं इसी रेखा पे, फिर हम एक ये खींच सकते हैं, फिर हम एक और खींच सकते हैं, इस तरफ खींच सकते हैं, ऐसे। तो बहुत सारे रेखाखंड, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें, यानी कि इन सभी में लंब रेखाखंड यानी कि ये वाला सबसे छोटा होता है। ये हमें यहाँ पे दर्शाना है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो रेखाखंड है ये इन सब में सबसे छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इतनी सारी लाइन नहीं खींचेंगे, इतने सारे रेखाखंड नहीं बनाएंगे, हम एक लंब रेखाखंड बना लेंगे और एक ये वाला रेखाखंड बना लेंगे। तो इससे इसकी तुलना कर देंगे। अगर ये प्रूव हो जाता है कि इससे ये छोटा है तो हम सिद्ध कर चुके होंगे। तो आइए अब हम ओरिजिनल चित्र में इसे देखते हैं। ये देखिए, अब ये रेखा जो है इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने माना कि ये रेखा L है, ठीक है, इस रेखा को हमने L नाम दे दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया, इसे हम बिंदु P नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें नाम देना पड़ेगा क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे दर्शाएंगे, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, P नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P से इस रेखा पर तो बहुत सारे रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, लेकिन हम 2 ही रेखाखंड खींचेंगे। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये लंब रेखाखंड, ये 90 डिग्री बनाएगा इस रेखा L के साथ यहाँ पे। और दूसरा हम कोई भी एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समझने के लिए एक रेखाखंड ये वाला खींच लेते हैं। ये देखिए, अब ये लंब रेखाखंड यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को भी हमें नाम देना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये M है, और इस पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं कि N है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा त्रिभुज PMN तैयार हो जाता है। अब हमें यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल। इसके बाद हमें जो दिया गया है यहाँ पे, एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे कहा जाए तो हमें कुछ खास नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना, और क्वेश्चन की जो कंडीशन है उस हिसाब से हमें लिख सकते हैं कि PM लंब है रेखा L पर, है ना। तो हम लिखेंगे PM लंब किस पर, L पर, यानी कि रेखा L पर। यहाँ पे अब जब लंब है तो कोण M 90 बनेगा, तो ये भी हम लिखेंगे। तब कोण M कितना बन गया, 90 डिग्री, ये हमें लिख देना है। तो ये हो गया। और PM जो है वो लंब रेखाखंड है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेखा L पर एक अन्य बिंदु N स्थित है। इस तरीके से रेखा L पर एक अन्य बिंदु N स्थित है। अब N को P से मिलाया, N को P से मिलाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लिखना है ताकि आपका एक भी अंक ना कट पाए, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, सिद्ध करना है। ये हमने हेडिंग डाल दी, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है कि जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें या उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो लंब रेखाखंड क्या है यहाँ पे, PM।
तो पी एम छोटा होता है, लंब रेखाखंड छोटा होता है, यानी पी एम छोटा होता है सबसे। तो सब तो रेखाखंड बना ही नहीं है, तो हम किससे कंपैरिजन कर लेते हैं, पी एन से। एक रेखाखंड हमारा पी एन भी है, तो पी एम जो है वो छोटा होगा किससे, पी एन से। ये कैपिटल एम है, ठीक है, ये इस तरीके से बड़ा एम। तो ये हो गया, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम ले लेंगे इसके बाद उपपत्ति, ठीक है। तो ये उपपत्ति, अब उपपत्ति में हमें यहाँ पे दिख रहा है एक त्रिभुज पी एम एन। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी एम एन में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों का योग 180 अंश होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण P ये वाला प्लस कोण M प्लस कोण N, तो कोण P प्लस कोण M प्लस कोण N, इन तीनों को हम लिखेंगे 180 डिग्री। लेकिन कोण M हमें मालूम है 90 अंश है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे कोण M कितना है, 90, क्योंकि लंब है। तो कोण M की जगह पर हम रख देंगे 90। तो कोण P प्लस 90 अंश प्लस कोण N, बहुत आराम से समझना है, अच्छे से एक बार समझ लोगे तो पूरा फिर आप अच्छे से कर पाओगे। अब 90 जो है संख्या है, तो संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे, तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो कोण P प्लस कोण N बराबर 180 माइनस 90। देखिए इस 90 को इस तरफ लेके आ गए। अब आगे देखिए, कोण P प्लस कोण N, अब 180 में से 90 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 90 बचेंगे। तो ये जो है इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक संकेत मिलता है, वो क्या मिलता है कि P और N दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में P और N दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 90, जबकि M अकेला 90 है। तो M इन दोनों से बड़ा होगा कि नहीं होगा, फिर से समझिए, P और N दोनों को जोड़ेंगे तब 90 अंश का कोण बनेगा। आप समझ रहे हैं ना, P और N दोनों को जोड़ेंगे तब 90 अंश का बनेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, M अकेला ही 90 अंश का है, तो हम कह सकते हैं कि M कोण P से भी बड़ा है और N से भी बड़ा है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो कोण P है ये छोटा है कोण M से, यानी कोण M बड़ा है, और जो कोण N है ये भी छोटा है कोण M से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझ, यानी दोनों केस में कोण M जो है वो बड़ा है, और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, Pn। और अगर n की बात करें तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, लंब रेखाखंड। तो अब हम क्या करेंगे, n के सामने की भुजा लिख लेंगे और m के सामने की भुजा लिख लेंगे। तो n के सामने, यानी कोण n के सामने कौन सी भुजा है, Pm है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Pm बड़ा, और m के सामने की भुजा क्या है, चित्र में देखिए m के सामने की भुजा Pn। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Pn। ये देखिए यहाँ पे रीज़न क्या देंगे कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो अब इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ज्यों करते हो एग्ज़ाम में छापना है। सबसे पहले आप ये पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।